अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तारीख के औराक से उस शख्सियत की कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसने इस्लाम के नाम पर वतन बनाने के लिए बेहद जद्दोजहद की, अपने असूलों पर डटा रहा, दुश्मनों की बातों में ना आया और अपने नज़रिए पर कई तकलीफ़ों के बावजूद खड़ा रहा। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान में आवाम एहतरामन कायद आज़म और बाबा कौम जैसे बड़े खिताबात से याद करती है। बरे सगीर का बंटवारा पाक व हिंद के लिए किसी क़यामत से कम ना रहा। इस दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में लाखों लोग मारे गए जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा बेघर हुए। लेकिन हम तो आज़ादी के लिए निकले थे, फिर क्यों हमें जंजीरों में जकड़ कर आज़ादी का ढोंग रचाया गया? आखिर वो कौन सा राज था जो जिन्हें हर किसी से छुपाना चाहते थे और वो राज तक़सीम हिंद को रोक भी सकता था? मैं मुनसिफ रज़ा और आप देख रहे हैं तारों की दुनिया में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। कराची के बेशुमार इमारतों के बीच एक ताजिर पूंजा जना के घर 25 दिसंबर 1876 को उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसे वालिदैन ने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम दिया और बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कायद आज़म के नाम से पुकारा। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को उनके वालिद ने आला तालीम के लिए 1891 में बरतानिया भेज दिया। वहाँ वकालत के साथ साथ सियासत में भी अमली तौर पर हिस्सा लिया। जिन्ना ने दीगर हिंदुस्तानी तलबा के साथ मिलकर बरतानवी पार्लियामेंट के इंतखाबात में सरगर्मी का मुजाहरा किया। 1896 में जिन्ना ने इंग्लिस्तान से वापस आकर कराची में मुख्तसर अरसे क़याम किया और फिर बम्बई चले गए और 1906 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, जो उस वक़्त तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी। कायद आज़म का शुमार कांग्रेस के उन अरकान में होता था जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी और जदीद ख्यालात के मालिक थे। उस वक्त दीगर कांग्रेस रहनुमाओं की तरह जिन्ना ने अक्सर आज़ादी की हिमायत करने के बजाय हिंदुस्तान की तालीम, कानून और सनत पर बरतानवी असरात को हिंदुस्तान के लिए मौसर करार दिया। कांग्रेस के 7 साल रफाकत के बाद कायद आज़म ने हिंदुओं की चालों को भांपते हुए 1913 में मुस्लिम रहनुमाओं सर आगा खान, इलामा इकबाल और चौधरी रहमत अली की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुसलमानों की सियासी बेदारी और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की। 1913 से 1920 तक कायद आज़म बायक वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों से वाबस्ता रहे। इसी बिना पर मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सफ़ीर का खिताब भी मिला, लेकिन 1920 में जिन्ना कांग्रेस से मुस्तफ़ी हुए, जिसकी वजह ऑल इंडिया कांग्रेस के मोहनदास गांधी की क़यादत में सत्याग्रह की मुहिम चलाने का फैसला था। सत्याग्रह वो मुहिम थी जिसे कांग्रेस के रहनुमा गांधी ने शुरू किया था। इस मुहिम में गांधी के फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद और अवामी मुज़ाहमत दोनों शामिल थे। गांधी ने बर्रे सगीर की आज़ादी और जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को हकूक़ दिलाने के लिए इसका सहारा लिया। नेहरू ने हिंदुस्तान में आइनी ढांचे और हुकूमत की तश्कील का खाका पेश किया और इसे नेहरू रिपोर्ट का टाइटल भी मिला। कायद आज़म के नज़दीक इस रिपोर्ट में मुसलमानों के हकूक़ और मिसाइल का मुनसिफ़ाना हल शामिल नहीं था, लिहाजा कायद आज़म ने एक अलग रिपोर्ट 14 निकाती एजेंडा पेश किया। 30 दिसंबर 1930 को इलामा इकबाल ने इलाहाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग के सेशन में शिरकत की और एक तारीखी खिताब किया। इलामा इकबाल का खिताब हिंदुस्तान में मौजूद मुस्लिम अक्सरियती रियासतों की आज़ादी का इजहार करना था। इन्होंने वाज़े किया कि बर्रे सगीर का अमन मुसलमानों को आज़ाद रियासतों के तहत एक वफाकी तर्ज की रियासत देने में है और ऐसा ही निज़ाम हिंदू अक्सरियती वाले रियासतों के लिए भी है। इलामा इकबाल ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया, जिसमें इन्होंने कहा कि मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है, इसलिए उन्हें खुद मुख्तार और हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब से अलग मुल्क देना ही उनका हक़ है। जून 1929 में बरतानिया के आम इंतखाबात के बाद वहाँ के नए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के बारे में अपने वज़ीरों के साथ मीटिंग के बाद फ़ैसला किया और कहा, हिंदुस्तान में आइनी खलाक़ को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के लीडरों को लंदन बुलाया जाए ताकि अगर हो सके तो आइन के बारे में उनकी बाहमी रजामंदी हासिल किया जाए। याद रहे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नए वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि आइनी मसले को हल करने के लिए मुतल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत को असर नौ शुरू किया जाए।
ہندوستان کے وائسرائے نے جب اس فیصلے کا اعلان کیا تو قائد اعظم اور آپ کے ہم خیال لیڈروں نے اس کا خیر مقدم کیا، جس کے نتیجے میں کانگریس کی طرف سے اس پر رد عمل آ گئی۔ کانگریس لیڈرشپ نے کافی غور کے بعد مشروط طور پر حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا اور کانفرنس میں شرکت کے لیے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی۔ نمبر 1، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، گول میز کانفرنس میں کانگریس کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ نمبر 3، کانفرنس محض آئین کے بارے میں اصول پر بحث کرنے کے بجائے ایک نو آبادیاتی طرز کے آئین کو مرتب کرنے پر اپنی توجہ دی جائے۔ نمبر 4، جتنا جلد ممکن ہو سکے ہندوستان میں ایک نو آبادیاتی طرز کی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یاد رہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان آئین کے بارے میں بنیادی اختلاف اس بات پر تھی کہ کانگریس رہنما ایک ایسے آئین چاہتے تھے جس کی روح سے زیادہ اختیارات مرکزی حکومت کے پاس آ جاتے، لیکن اس کے برعکس مسلم لیگ کے رہنما ایک ایسے آئین کو چاہتے تھے جس کی روح سے زیادہ اختیارات صوبوں کو مل جاتے۔ دوسرے الفاظ میں کانگریس ایک مضبوط مرکزی حکومت جبکہ مسلم لیگ صوبائی خود مختاری کی خواہش مند تھی۔ جہاں تک کانگریس کی شرائط کا تعلق رہا، وائسرائے نے صرف ایک شرط جو سیاسی قیدیوں کی رہائی سے متعلق تھی اس کو منظور کرنے پر اپنی رضامندی ظاہر کی اور باقی تمام شرائط مسترد کر دیے۔ اس پر کانگریس نے ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف آل انڈیا مسلم لیگ نے فروری 1930 میں گول میز کانفرنس کی تجویز کی منظوری دیتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ گول میز کانفرنس کے 3 دور ہوئے۔ ان تینوں دور میں کیا ہوا؟ کون سے مذاکرات کامیاب ہوئے اور کون سے ناکام؟ آخر کیوں قائد اعظم کو یہ تک کہنا پڑا کہ میری قوم میں کثرت سے غدار ہیں؟ اس سے اگلے قسط میں ہم آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے، اور اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔